Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn coordination chemistry. आज की क्लास में आपको मैं कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताने वाली हूँ, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मेरे पास एक क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में इसको डील करूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आइए देखिएगा। मेरे पास क्वेश्चन है कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स along the z-axis from an octahedral complex leads to which of the following splitting patterns? क्वेश्चन समझना आप जरा, सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, और उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहले मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने शायद पीछे कभी बोला हो कि इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हैं ऑक्टाहेड्रल को, सही है। तो देखो जरा, कुछ ऐसा होना चाहिए अगर ऐसी बात है तो, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। वेट, ठीक है, कुछ ऐसा ही शेप होगा, है ना। इसको बोलते हैं, ये आप देखो, इसको समझो, एक प्लेट है ना। एक प्लेट के ऊपर बीच में सेंट्रल एटम है, चार लिगेंड्स चार कोने पर हैं, और ऊपर में एक लिगेंड है और एक नीचे में लिगेंड है, सही है। तो ये सारे जो चारों लिगेंड है कोने के, ये सारे जाकर के उस ऊपर वाले लिगेंड को टच करते हैं, मतलब ऊपर में एक छज्जा, और यही चारों लिगेंड्स फिर नीचे वाले लिगेंड्स को जाके टच करते हैं और नीचे में एक छज्जा। तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर के ऐसा दो छज्जा मिलेगा आपको, सही है। और इन दो छज्जा के बीच में एक प्लेट दिखेगा, एक प्लेट के ऊपर भी छज्जा और नीचे भी छज्जा। तो अपने इसको क्या बोल रहे हैं, उस एक छज्जा को पिरामिड कह रहे हो आप। दो पिरामिड है तो बाई पिरामिडल, और बीच में स्क्वायर है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। ऐसा ही कुछ बना हुआ है यहाँ पे। अब समझना जरा, ये जो दो आपके मेटल के साथ ये जो लग बॉन्ड होता है यहाँ पर, देखना जरा, ये अल्टीमेटली मेटल के साथ ये बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये मेटल के साथ ये बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं होता है। ये दिखाया जा रहा है कि कैसा ज्योमेट्री पकड़ेगा। बॉन्ड एक्चुअली ये वाला है, मेटल है ये, ठीक है, ये आपका मेटल है। और यहां से ये एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, पांचवा लिगेंड और ये छठा लिगेंड। तो एक दो तीन चार, ये चार बॉन्ड, पांच और छह, ये छह बॉन्ड, सही है। अब इन बॉन्ड्स को एक्सियल बॉन्ड कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, सही है। और ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो एक्सियल बॉन्ड है, इन्हीं एक्सियल बॉन्ड्स को ये कह रहा है कि क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स। मतलब ये अगर एक्सियल बॉन्ड है और ये भी अगर एक्सियल बॉन्ड है ना, तो उस केस में ये दोनों ही बॉन्ड को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया है। मतलब एक्सियल लिगेंड्स को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। जो ऊपर में है और जो नीचे में है, उन दोनों को रिमूव कर दिया गया। मतलब प्लेट पर जो चार लिगेंड है सिर्फ उनको छोड़ा गया है। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो दोनों लिगेंड्स हैं वो जेड डायरेक्शन में है। मतलब ये वाला अगर हो सकता है प्लस जेड में हो, तो ये आपका डायरेक्शन माइनस जेड रहा होगा। तो अलोंग द जेड एक्सेस उसको हटाया गया है। किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो आपका ज्योमेट्री है ये ऑक्टाहेड्रल है ना, इसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से दोनों आपको जेड एक्सिस के जो लिगेंड है प्लस जेड और माइनस जेड वाले, वो आपको हटा दिए गए हैं, एक्सियल लिगेंड्स हटा दिए गए हैं। तो पूछ रहे हैं कि बताइए, अब जो आपका यहां पर कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स का पहले तो आपको बताना है कि वो कॉम्प्लेक्स कौन, पहले तो सोचना पड़ेगा कि वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, और फिर सोचना पड़ेगा कि अगर
उस कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न देखा जाता है। स्प्लिटिंग पैटर्न का मतलब जो आपको पीछे मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में T2G और EG ऑर्बिटल्स बनते हैं। EG ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, उनके अंदर 2 D ऑर्बिटल्स होता है, dx² y² और dz² जो कि ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने आपको काफी सारा चीज समझाया था। वही टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, T2 ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना, और वो क्यों होता है मैंने उसका भी आपको रीजन दिया था, पूरा प्रॉपर्ली उसको समझाया था पिछले वीडियोज में। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि वही स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, आप सोच के देखो, अगर यहां पे मैं ऐसा कुछ कहूं कि रिमूवल ऑफ 2 एक्सियल ligands along z डायरेक्शन, z डायरेक्शन से मैंने 2 एक्सियल लिगेंड्स को रिमूव कर दिया, सही है। तो मेरा जो फाइनल जो बनेगा, अब जो मेरा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कुछ ऐसा दिखता होगा क्या? चेक करो तो जरा, कहीं ऐसा दिखता होगा क्या? देखो तो ऐसा दिखता होगा क्या? नहीं, जिसमें आपका ये जो होगा वो मेटल हो रहा होगा और ये चारों आपके लिगेंड हो रहे होंगे, सही है, ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखता होगा। और ये 4 लिगेंड है तो 2 ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, सोच के बताओ, है ना, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल तो ये देखने से लग नहीं रहा, तो अल्टीमेटली क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर के बारे में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, देख लो, मतलब इनको स्क्वायर प्लेनर के बारे में कोई चीज इन्होंने पूछने के लिए क्या रास्ता निकाला, ऑक्टाहेड्रल में इन्होंने कॉम्प्लेक्स को उठाया, उसमें उन्होंने कुछ मैनिपुलेशंस कराया, एंड देन देखो वहां से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को उन्होंने क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। और अब ये उसका स्प्लिशन पूछ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, मैं समझाती हूँ क्या कैसे होता है ये। सबसे पहली चीज, ये बिल्कुल सही बात है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जेड एक्सिस के लिगेंड या एक्सियल लिगेंड्स को अगर रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाया करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिख भी रखा है, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखिएगा जरा, ये तो बात पता चल गई होगी कि जेड एक्सिस से आपने लिगेंड्स को हटाया है, मतलब जो यहाँ पर एक्सिस रह गया है, जो लिगेंड्स रह गए हैं वो एक्स और वाई एक्सिस में बचे हुए हैं, सही है, ओके। चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो इस मेटल का, ध्यान से सुनिएगा जरा, इस मेटल का स्टिल 5d ऑर्बिटल्स रहा होगा, फिर से वही वाला, है ना, 5d ऑर्बिटल्स रहा होगा, है ना, और ये सारे d ऑर्बिटल्स जो होंगे ये सब के सब डी जेनरेसी को फॉलो करते होंगे, मतलब डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे, इन सब की एनर्जी इक्वल होगी। जब लिगेंड्स इनके कांटेक्ट में आएगा तो इनकी एवरेज एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, और एवरेज एनर्जी इंक्रीज करने से इनका स्प्लिशन हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनका स्प्लिशन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर जब लिगेंड्स अप्रोच करती हैं मेटल को, तो इनका स्प्लिशन नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल से डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो क्या डिफरेंट चीज है वही मैं आपको बताना चाहती हूं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, सही है। तो सुनना जरा, सबसे पहली बात कि ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, और ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के कांटेक्ट में आ गए हैं, इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब ये स्प्लिट होने वाले हैं, देखना जरा। एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया क्या कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स हैं वो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से अप्रोच करती थी और जेड एक्सिस से अप्रोच करती थी, पीछे वाली क्लास में आपको पिछले वीडियोस में सिखाया था। इसी वजह से आप और एक्सिस के अलोंग द एक्सिस अप्रोच करती थी, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करने के चलते याद करो जरा, आपका ऐसा कुछ डी ऑर्बिटल था, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अलोंग द एक्सिस जब वो अप्रोच करती थी मेटल के डी ऑर्बिटल्स को, तो जिसकी वजह से, और चूंकि सामने उनके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स पड़ते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाती थी और लिगेंड्स भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आते थे, तो जिसकी वजह से उनको रिपल्शन ज्यादा फील करना पड़ता था, इस सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाया करता था, और ये जो डी ऑर्बिटल है ये हायर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाता था। कौन सा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके साथ साथ डी जेड स्क्वायर भी शिफ्ट होता था। क्यों शिफ्ट होता था? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड अप्रोच करती हैं, एक्स एक्सिस से 2 प्लस एक्स माइनस एक्स, वाई एक्सिस से 2 प्लस वाई माइनस वाई, और जेड एक्सिस से 2 प्लस जेड और माइनस जेड। बट यहां पर सोचकर देखो, यहां पर जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका जब बन रहा होगा
तो यहां पर जेड एक्सिस के लिगेंड्स तो निकाल दिए गए हैं, तो अल्टीमेटली जो लिगेंड्स है वो कहां से अप्रोच कर रहे होंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स और प्लस वाई माइनस वाई। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, जिसकी वजह से वहां पर जो ये डी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो 5 आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। 5 डी ऑर्बिटल्स थे मेरे पास, कौन कौन से, एक बार मैं आपको याद भी दिला देती हूं। मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सही है। तो अगर ये लिगेंड्स मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अप्रोच करेंगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, मैंने आपको बताया था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के केस में जो ऑर्बिटल्स है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ, ठीक है, फिर मुझे इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा, है ना। तो आप देखना, मैं आपको बता चुकी थी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके जो लूप्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है, वो आपको ऑन द एक्सिस रहते हैं। सही है क्या, ऑन द एक्सिस रहते हैं, एक्स एक्सिस वाई और वाई एक्सिस पर रहते हैं। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा यहां से, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। इन सब के, इन तीनों के केस में एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स लोब्स थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था। सही है क्या, जैसे मैं मान लो अगर डी वाई जेड की बात करूं या डी एक्स वाई की बात करूं, तो उस केस में आपका बिटवीन द एक्सिस लोब पड़ा हुआ है। सही है। और लिगेंड आपको सामने से अप्रोच कर रहा है एक्सिस पर, तो ज्यादा रिपल्शन किसको फील करना चाहिए, श्योरली डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, है ना। तो अब देखना जरा, स्प्लिशन दिखाना चाहती हूं मैं, देखो जरा स्प्लिशन कैसे हो रहा है यहां पे, समझो, देखना जरा, बताना मुझे। ये स्प्लिट होगा 5 डी ऑर्बिटल्स में, और इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स की। सही है। इन पांचों में सबसे ज्यादा जो एनर्जी जिसकी बढ़ेगी, जो सबसे ज्यादा आपको रिपल्शन फील करेगा, वो होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट थिंग। अब इन पांचों में पहला नंबर तो इसने ले लिया, ठीक है, ये एक आपका ऑर्बिटल जो है ये आपको सबसे ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन होगा भाई, नेक्स्ट जो होगा वो होगा डी एक्स वाई। क्यों, इसका भी रीजन सुनो। अब देखो डी एक्स वाई में क्या होता है, डी एक्स वाई में ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको बिटवीन द एक्सिस शिफ्ट है, ठीक है। लिगेंड सामने से अप्रोच कर रहा है एक्सिस पर, है ना, लिगेंड यहां अप्रोच कर रहा है मान लो जैसे सामने से, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे ऊपर तो चला ही गया था, है ना, क्योंकि इसकी तो ऑन द एक्सिस पे होती है। लेकिन बताओ जरा, लिगेंड जब अप्रोच करेगा और बिटवीन द एक्सिस जो लोब मौजूद है, क्या उस लोब को प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जब लिगेंड बीच में अप्रोच कर रहा है, ऑन द एक्सिस अप्रोच करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से श्योरली कम रिपल्सन फील करेगा, मोर अट्रैक्शन फील करेगा। पर रिपल्सन फील करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। और किसके कंपैरिजन में ज्यादा करेगा, तो डी वाई जेड या डी जेड एक्स के कंपैरिजन में ज्यादा करेगा। क्यों मैम, वजह समझो। डी वाई जेड के केस में बताना जरा, डी वाई जेड के केस में जो आपका लोब्स हैं, है ना, जो ये लोब्स हैं, वो ये एक्स और वाई के बीच में लोब मौजूद है। एक्स डी एक्स वाई के लिए, डी एक्स वाई के लिए ये एक्स और वाई के बीच में आपके लोब्स मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। अगर ये डी वाई जेड हुआ तो वाई और जेड के बीच में होगा। सही है, समझना जरा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ध्यान से देखो, मान लो कि ये आपका इसको जेड एक्सिस मान लो और ये अपना वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। फॉर अ सेकंड इसको इस तरह से अज्यूम करो। अब जो लूब है वो डी वाई जेड का तुम बना रहे हो, ठीक है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, वाई और जेड के बीच में आपका लूब पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका पड़ा हुआ है। जो लिगेंड है वहां पर इस वाले एक्स वाई वाले केस में एक्स के तरफ से भी अप्रोच कर रहा है, वाई के तरफ से भी अप्रोच कर रहा है। यहां पर सिर्फ वाई की तरफ से अप्रोच कर रहा है, जेड की तरफ से कोई लिगेंड है ही नहीं, हमने रिमूव कर दिया उस लिगेंड को। तो क्या यहां पर ज्यादा रिपल्सन फील होगा या यहां ज्यादा रिपल्सन फील होगा। यहां पर दोनों तरफ से लिगेंड अप्रोच कर रही हैं, या सिर्फ एक तरफ से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो श्योरली डी एक्स वाई ज्यादा रिपल्सन फील करेगा इन कंपैरिजन टू डी वाई जेड और डी जेड एक्स।
सही है क्या? सिर्फ y की तरफ से यहां पर अप्रोच होगा लिगेंड का, वही डी जेड में सिर्फ x की तरफ से लिगेंड का अप्रोच होगा। तो आपका अल्टीमेटली ये दोनों जो हैं वो सिर्फ एक एक एक्सेस से आपको लिगेंड अप्रोच करते हुए महसूस कर रही हैं और उनका रिपल्सन डी एक्स वाई के कंपैरिजन में काफी कम होगा, बहुत 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 कम होगा। सही है क्या? ओके, तो आपको आई थिंक मेरी बात समझ आई होगी कि मैंने क्या कहने की कोशिश की और किसके साथ कंपैरिजन करा है। ठीक है, तो आओ जरा इस बात को लिख लेते हैं। तो जो दूसरा आपका रिपल्सन फील हो रहा होगा वो हो रहा होगा डी एक्स वाई को, ठीक है, जो कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो कम होगा पर बाकी दूसरे मेंबर से ज्यादा होगा। मैम डी जेड स्क्वायर उसका क्या रोल है? मैम उससे उससे भी ज्यादा कर रहा है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा कर रहा है। क्यों ज्यादा कर रहा है? जेड एक्सिस समझो, डी जेड स्क्वायर का जो आपका डी ऑर्बिटल में जो लोब, डी ऑर्बिटल की जो लोब्स होती हैं वो जेड एक्सिस पर अरेंज होती हैं, कुछ ऐसा। सही है, कुछ ऐसा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कुछ ऐसे मैनेज रहता है, डोनट शेप बनता है ये। सही है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो अल्टीमेटली एक्स वाई प्लेन में गया हुआ होता है पर बहुत माइन्यूट लेवल में। सही है, तो और यहां पे तो क्या है भाई, पूरा का पूरा एक्स वाई दोनों तरफ से, लिगेंड इस तरफ से भी आ रहा है, लिगेंड इस तरफ से भी आ रहा है और बीच में लोब्स पड़ी हुई, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन फील करता है डी एक्स वाई इन कंपेरिजन टू डी जेड स्क्वायर। तो यहां पर सबसे ज्यादा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेगा, उससे कम डी एक्स वाई करेगा और इनसे कम डी जेड स्क्वायर करेगा। डी जेड स्क्वायर क्योंकि आपको बात समझ में आया, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी बहुत, ये जो आपको ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ी बहुत एक्स और वाई एक्सिस में फैली हुई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसको भी थोड़ा थोड़ा रिपल्सन फील हो जाएगा, लेकिन इनके जितना रिपल्सन फील नहीं होगा। और सबसे ज्यादा सुकून से कौन बैठा हुआ है? डी वाई जेड, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्यों? क्योंकि इनको, इनके केस में जो लिगेंड है वो सिर्फ एक ही एक्सेस से इनको कैच करने की कोशिश कर रहा है, एक ही एक्सेस से इनके ऊपर क्या कर रहा है, अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे कम रिपल्शन इन्हीं को फील करना होगा। सही है क्या? तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस ऑर्डर में यहां पर जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट होकर के एनर्जी गेन कर लेते हैं। मतलब ये अगर एनर्जी का एक्सिस है, अगर ये एनर्जी का एक्सिस है तो सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, देन डी एक्स वाई की, देन डी जेड स्क्वायर का, और सबसे कम होगा और दोनों का इक्वल होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों में एक एक लिगेंड, एक एक एक्सिस ही ऐसा है जहां से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, और वो है डी वाई जेड और डी जेड एक्स। डी वाई जेड में आपका वाई है और डी जेड एक्स में एक्स है। सही है, दोनों की एनर्जी इक्वल भी है। अब ये आपका स्प्लिशन का तरीका होगा किस केस में? स्क्वायर प्लेनर के केस में। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बात। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्प्लिटिंग पैटर्न फॉलो करेगा, चेक करो जरा और बताओ कौन सा होगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये नहीं हो सकता है ना। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। डी जेड स्क्वायर को सबसे ऊपर कर दिया, इसको तो पूरी तरह से गलत है ये। इसको चेक करो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ना ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है ना, ऑर्बिटल के स्पेस को शो कर रहा है। डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर, और इन दोनों को देखो बराबर दिखाया है ना, डी एक्स वाई और डी वाई जेड, ये बिल्कुल सही है। सही है क्या? तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा, मैंने सोचा आपको भी बता दूं, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आइए, आज का टॉपिक है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्यूट सा टॉपिक है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वीबीटी जो है वो पिछले क्लास में मैंने आपको बता रखा था ये बात कि जो वीबीटी है वो कंपाउंड के कलर के बारे में कोई बात नहीं करता, और इसी वजह से वीबीटी, मतलब और भी बहुत सारे रीजंस थे, और इन सब वजहों की वजह से वीबीटी को हमने हटा करके एक नई थ्योरी हमने पढ़ी, सीएफटी के बारे में जाना। ठीक है, मतलब डेफिनेटली सीएफटी जो है कलर के बारे में बात करता होगा कहीं ना कहीं, और ये देखिए कलर के बारे में बात करने भी लगा। ठीक है, ये सीएफटी की वजह से ही पॉसिबल हो सका। तो आइए, सबसे पहला ही यहाँ पर पॉइंट में यही लिखूंगी कि सीएफटी attributes the color of complex। ये कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया करता था। सही है, ठीक है, और कैसे देता था ये भी समझो।
बाई एक खास तरह का प्रोसेस हुआ करता था, डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। सेफ्टी जो है वो कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में बात करता था, डीडी ट्रांजिशन एक प्रोसेस करा करके। अब क्या चीज है डीडी ट्रांजिशन, समझना जरा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को ये जानना चाहिए, और मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो पहले आप सुन लो कि डीडी ट्रांजिशन क्या है, फिर मैं आपको जब एग्जाम्पल दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डीडी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है बेटा, इसको लिख सकते हैं कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ d orbitals by absorbing some एनर्जी। ठीक है, अभी अंग्रेजी छोड़ दो, पढ़ते एग्जाम्पल्स इस बात को, ठीक है। सुनना जरा क्या चीज है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है बेटा, पहले भी दिखाया तुमने इस तरह का कॉम्प्लेक्स, मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ। TuH2O का होल, Ti नॉट TU, TiH2O का होल 6, चार्ज है +3। ठीक है, एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स था, Cl3 था ये, ठीक है, ये था टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स था ये। इसको मैंने केटायन एनायन के फॉर्म में तोड़ दिया, और मेरा कॉम्प्लेक्स जो आयन था उसको मैंने बाहर इस तरह से सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, TiH2O का होल 6 +3। अब ये जो कंपाउंड होता है ये एक वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स है, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये वॉयलेट कलर कैसे हुआ, थोड़ा इसको समझो। आपको मैंने पीछे कहीं पर कहा था क्या कि कहीं पे भी कलर शो करने का मोस्ट प्रोबेबल रीजन जो हो सकता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती हैं तो वो कलर जरूर शो करता है, ठीक है। आइए इस बात को यहाँ पे प्रूव भी करती हूँ मैं। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले टाइटेनियम आप निकाल लो बाहर, और उस टाइटेनियम का चार्ज निकाल लो, +3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है आपको, प्राइमरी वैलेंसी निकालना है, निकाल लेना। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर्गन 3d1, 4s0 रहेगा, सही है, 3d1 अल्टीमेटली बनेगा, सही है। चलो अब देखना जरा, मैं 4s को भी हटा देती हूँ क्योंकि उसका काम नहीं है यहाँ पर, 3d1 हो जाएगा, ठीक है। अब समझो, जो 3d है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स रही होंगी, और वो 5 ऑर्बिटल्स देखना जरा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्या, है ना। और ये 5 ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से टूट गई होंगी, सोचो जरा। ये आपके 2 Eg वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है, और 3 आपके T2G वाले ऑर्बिटल्स, है ना। जरा लिख लूं यहाँ पर इसको, Eg, और ये है आपका T2G ऑर्बिटल्स, सही है क्या। और ये Eg और T2G ऑर्बिटल्स जो है, इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरा ये 3d1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं यहां पर पड़ा होगा, T2G ऑर्बिटल्स के अंदर यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, सही है क्या। चलो अब देखना जरा, ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, देख लो मेरे पास सब कुछ है, जो चीज चाहिए मुझे यहाँ पे सब मिलेगा। मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैम, इसके पीछे वजह समझो जरा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होती है, उनकी एनर्जी हाई होती है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गई है ना कहीं वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर चुकी हैं, वो मोर स्टेबल कंडीशन में जा चुकी हैं, तो उनको एक्साइट करना टफ है इन कंपैरिजन टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना इजी होता है, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक तो मौजूद है जिसको हम एक्साइट कर सकते हैं, मतलब इसका ट्रांजिशन जंपिंग करा सकते हैं, इसका यहाँ लिखा है ना जंपिंग वर्ड, जंपिंग करा सकते हैं। दूसरा, जंप करने के बाद जहां उसको जाना है हायर ऑर्बिटल्स में, हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स में, उनके वो स्पेस खाली होना चाहिए, तो देखो मेरा वो स्पेस वैकेंट भी है। अब जरा समझो, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया। ये कहीं कुछ ब्लू ग्रीन रीजन का एनर्जी क्या करती हैं,
एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद देखना जरा इसका नीचे कंडीशन में बना रही हूं क्या होगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये कुछ, ये देखो तुम्हारा Eg ऑर्बिटल्स है और ये कुछ तुम्हारा T2g ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये तुम्हारा Eg और T2g ऑर्बिटल्स है और देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहां पहुंच चुका है Eg ऑर्बिटल्स में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच चुका है Eg ऑर्बिटल्स के अंदर, सही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल से पहुंच गया, मतलब अल्टीमेटली तुम बताना जरा इन्होंने डी ट्रांजिशन शो करा कि नहीं। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल था, डी एक्स वाई था, डी वाई जेड डी जेड एक्स तीनों नीचे लगाए तो अल्टीमेटली डी ही है। ऊपर में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है तो ऊपर भी डी ही है। तो डी से डी में कूद गया, बस एक डी जो था वो लोअर एनर्जी स्टेट में था और जो ऊपर वाला डी था वो हायर एनर्जी स्टेट में था, तो डी से डी में जंप कर गया है। तो डी ट्रांजिशन यहां पर हो गया है, सही है। डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है। मैम इसमें कलर का बात कहां से आया, बिल्कुल सुनना जरा, कलर का बात कहां से आया। देखो बेटा, व्हाइट लाइट यहां पर आपके प्रेजेंट होंगे, व्हाइट लाइट मौजूद होगा। अब व्हाइट लाइट में से आपका जो सनलाइट है, जो आपके आसपास की जो लाइट है व्हाइट लाइट है, ठीक है। उस व्हाइट लाइट में से कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसका ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफिक कलर को ही क्या करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, सारे लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, सही है। तो इसने एक पर्टिकुलरली ब्लू ग्रीन रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस भी कलर की लाइट को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है वो कलर वो कभी नहीं दिखाता, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का क्या मतलब है, इसने व्हाइट लाइट में से जिस हिस्से को एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद जो भी कलर रह गया, ठीक है, उसी कलर की मिक्सिंग, या अगर कोई एक कलर रह गया तो वही कलर आपको क्या होगा, रिफ्लेक्ट आउट होगा, वही कलर आपको नजर आएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो यहाँ पर कलर दिखाया जाता है, यहाँ जो ये वॉलेट कलर आया है वो एक्चुअली ब्लू ग्रीन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या बताया मैंने, व्हाइट लाइट का जितना भी कलर ये एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद जो कलर भी बच जाएगा वही कलर आपको नजर आएगा और आपका कॉम्प्लेक्स भी उसी कलर का आपको पता चलेगा, आपको लगेगा वो कॉम्प्लेक्स उसी कलर का है, सही है, ठीक है। तो और अगर मैं इंटरेस्टिंग एक बात और बताऊं तो आपको समझ में भी आ गया होगा ये बात, आपने खुद इंटरप्रेट कर लिया होगा कि ये कलर और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर उसको मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये सब मिलकर के व्हाइट कलर या उसके आसपास कहीं बन जाएगा करीब करीब चीज, सही है क्या। तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर को अपीयर करता है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को लिख भी दूंगी, लेकिन पहले आपको डी ट्रांजिशन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख भी देती हूं कि इफ कॉम्प्लेक्स absorbed the blue green color, blue green region of light, it reflects its complementary color as color of complex, as a color of complex, as a color of complex like violet, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपको किस कलर का दिख रहा है, वॉलेट कलर का, तो उसके पीछे वजह क्या है कि उसने जो कलर एब्जॉर्ब किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यही बन रहा होगा, सही है। चलिए कुछ पॉइंट्स और देखिए, बस लास्ट थोड़ा सा और देख लीजिए जरा। देखिएगा, मैंने आपसे एक बात जो कही अभी आपको समझ आई कि यहाँ पर जब भी आपका डी ट्रांजिशन होना है उसके लिए हर हाल में इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होना इंपॉर्टेंट है, साथ में इलेक्ट्रॉन जो जंप करके जा रहा है तो ऊपर का ऑर्बिटल्स का खाली होना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी बात को मैं समझाते हुए मैं आपको एक और बात जो बताती हूँ, एक और फैक्ट समझाती हूँ, जरा बताना ये है कि नहीं। D0 कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी कॉम्प्लेक्स का आ जाए या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा,
बताओ सही बात है कि नहीं, खुद सोचो और बताओ जरा कि पॉसिबल है कि नहीं। बिल्कुल यार, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो तुम जंप किसको कराओगे, तो अल्टीमेटली ये कलर नहीं शो कर सकता। ठीक है, कलर जब भी शो होता है तो डी ट्रांजिशन होना चाहिए वहां पे। और अब समझ में आ गया ना डी ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके कुछ, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करा, फिर वो जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में गया, और जंप करने के लिए जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो कलर बना वही बचा, जो आपका वही रिफ्लेक्ट आउट हुआ और आपका कॉम्प्लेक्स का कलर नजर आया है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ने ऐसा कोई एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाइट लाइट का कोई पार्ट मिसिंग हुआ ही नहीं कि बचा हुआ पार्ट आपको नजर आए, पूरा का पूरा व्हाइट लाइट ही नजर आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स आपको सफेद दिखेगा, मतलब अल्टीमेटली आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो कलरलेस होगा। सही है क्या? चलो, तो कह सकते हैं कि डी जीरो में ये पॉसिबल नहीं है। डी टेन की बात करो, सारे के सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हैं, सबके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कहीं पे भी स्पेस खाली नहीं है, तो इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं बनेगा। सही है। चलिए एक बात, दूसरी बात जरा समझना, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स था अभी जो मैंने लिया था TiH2O का होल 6, और इसका चार्ज था +3। ठीक है, अब सोचो जरा 2 मिनट के लिए, एक वॉलेट कलर कॉम्प्लेक्स था, अभी थोड़ा देर पहले जस्ट बोला मैंने। ठीक है, वॉलेट कलर कॉम्प्लेक्स था, बाई चांस मैं इसको हीट कर दूं और काफी ज्यादा टेम्परेचर देकर के इसको हीट कर दूं, इतना हीट कर दूं कि यहाँ का सारा पानी जो है वो निकल जाए। यहाँ पर देख लो लीगेंड के तौर पे कौन काम कर रहा है, वाटर है, एक्वा है एज ए लीगेंड, और मैं इतना हीट कर दूं कि सारा इसका लीगेंड ही निकल जाए, वाटर ही निकल जाए, तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी बात को जब तुम यहां पे समझ गए तो एक और बात बताओ कि इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड, इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड, इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। सोच के देखो, लीगेंड अगर नहीं आता तो क्या डी ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी बढ़ती? अगर उसकी एवरेज एनर्जी नहीं बढ़ती तो क्या वो स्प्लिट होता? और जब वो स्प्लिट नहीं होता तो ईजी और T2G ऑर्बिटल जैसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता? और अगर वो चीज नहीं होता तो अल्टीमेटली क्या इलेक्ट्रॉन्स जंप करने के बारे में सोचती? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो लीगेंड है उसका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ईजी और T2G ऑर्बिटल्स के बनने के लिए, और तभी डी ट्रांजिशन हो सकेगा। सही बात है क्या? तो एग्जैक्टली लीगेंड के एब्सेंस में CFT नहीं काम करेगा। CFT मतलब आपका डी ट्रांजिशन, यहाँ पे CFT भी काम नहीं करेगा, डी ट्रांजिशन भी काम नहीं करेगा। मैं डायरेक्टली एक ही चीज लिखती हूँ, है ना, डी ट्रांजिशन डज नॉट अकर। ठीक है, डज नॉट अकर, और जो कंपाउंड है वो अल्टीमेटली कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सही है, तो यहां भी समझ में आया कि पानी जब निकल गया होगा तो लीगेंड यहाँ पे चला गया, तो टाइटेनियम का जो आपका डी ऑर्बिटल्स होगा उसका स्प्लिशन नहीं हो पाएगा, स्प्लिट नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली उसके CFT नहीं होंगे, डी ट्रांजिशन नहीं होगा और कंपाउंड कलरलेस हो जाएगा। सही है। चलिए एक और चीज देखो जरा, आपने नाम सुना होगा ब्लू विट्रॉल का, CuSO4.5H2O, है ना, ये एक ब्लू कलर सोल्यूशन होता है। ठीक है, ब्लू विट्रॉल कहते हैं इसको। अब देखना जरा, इसको अगर मैं हीट कर दूं फिर से, है ना, या फिर इसको हीट करो, चाहे इसको पानी निकाल दो, बेसिकली वाटर को इसके रिमूव कर दो, रिमूव, रिमूव वाटर, इसका वाटर रिमूव कर दो। सही है, वाटर जैसे ही रिमूव करोगे इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो गायब हो जाएगा बेटा। ये ब्लू कलर था ना, ये एनहाइड्रस, मतलब एनहाइड्रस का मतलब होता है इसमें पानी ना हो, है ना, एनहाइड्रस CuSO4 बन जाएगा, और ये एक व्हाइट कलर, व्हाइट कॉम्प्लेक्स है जिसको ऑलमोस्ट कलरलेस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, जिसको ऑलमोस्ट कलरलेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कलरलेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सही है, क्योंकि लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जो व्हाइट लाइट है वो पूरा का पूरा वही आपका है, तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर, तो सब नजर आ रहा है, तो व्हाइट ही कलर नजर आ रहा है, तो कलरलेस कॉम्प्लेक्स है। सही है। चलो, तो ये सारी बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आपका NCERT के अंदर सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, जो कि सब याद करना है। और एक आखिरी चीज देखो जरा, सुनना, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, मैं चाहती हूँ कि तुम वो एग्जाम्पल जरूर देखो। देखना जरा क्या है एग्जाम्पल। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स दिया है NiH2O का होल 6,
उसका चार्ज है +2, ठीक है, और उन्होंने उसका 1 मोल ले रखा है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अल्टीमेटली ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कलर कॉम्प्लेक्स, सही है, ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स है, या फिर सिर्फ ग्रीन लिखो ना, चलेगा काम, है ना, चल जाएगा ना, तो सिर्फ ग्रीन लिख लो, ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब क्या किया गया, यहां पर 1 मोल ईएन डाल दिया गया, क्या डाल दिया गया, 1 मोल ईएन। ईएन क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमीन, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो अगर एक मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्लेस करने पर आ जाए तो कम से कम 2 लिगेंड का जगह खराब कर देता है ये, 2 मोनोडेंटेट लिगेंड को जब हटाओगे तब जाके 1 ईएन लगता है, सही है। तो 1 मोल ये कॉम्प्लेक्स था, 1 मोल ईएन ले लिया, तो यहां पर अगला जो कॉम्प्लेक्स, इनका आपस में रिएक्शन किया गया, तो अगला जो कॉम्प्लेक्स बना वो कुछ ये बन गया, NiH2O का होल 4, 2 वाटर को गायब कर दिया और खुद आकर के 1 ईएन इसमें बैठ गया, चार्ज +2, सही है। अब बताना जरा, यहां पर लिगेंड्स चेंज हो गई यहां से यहां जाने में, और लिगेंड्स चेंज हो गई तो CFT जो स्प्लिशन है उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, और CFT की क्वालिटी जब चेंज होगी तो डी ट्रांजिशन भी चेंज होगा, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, उनके नंबर चेंज होना, उनका डी ट्रांजिशन, एवरीथिंग, है ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और यही वजह है कि इस कॉम्प्लेक्स का, देखो मतलब इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स का कलर कहीं ना कहीं, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कलर आता है वो कहीं ना कहीं लिगेंड पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड है, कितना है और कैसा है, सही है क्या। तो आप इस पर भी डिपेंड कर रहा है, लिगेंड पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये बात आप यहां से इस बात को प्रूव कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो होता है वो पेल ब्लू हो जाता है, पेल ब्लू हो जाता है, सही है क्या। अभी यहीं पे कहानी खत्म नहीं होगी, इसका फर्दर रिएक्शन कराओ ईएन के साथ, 1 मोल और ले लो ईएन, ठीक है, ये 2 पानी को और गायब करेगा, ठीक है, NiH2O का होल 2, ईएन का होल 2, और इसका चार्ज है +2, ठीक है। और अब इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो ब्लू या फिर पर्पल हो जाता है करीब करीब, सही है। और अभी भी ये कहानी नहीं रुकेगा, अब यहां पर फिर से एक ईएन का 1 मोल ले लो, और अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो समथिंग कुछ NiH2O, सॉरी H2O कहां से, उन 2 H2O को भी खा जाएगा ना ये, तो NiEN का होल थ्राइस +2, और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है, सही है क्या। तो आप देख सकते हैं कि जब ये 1:1 में, यहाँ पर देखो 1:1 में जब यहाँ पर ये काम किया है ना, मतलब इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, ठीक है, तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स को चेंज किया। जब ये इसके साथ काम किया तो 1:2 में काम किया, सही है ना, मतलब इसका 1 मोल और ईएन का 2 मोल यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। और जब ये इसके साथ काम किया तो 1:3 में काम किया, और देखो हर बार जैसे जैसे तुमने ईएन का नंबर बढ़ाते गए, तुम ईएन का मोल्स बढ़ाते गए, तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स का कलर भी चेंज होता चला गया है, सही है क्या। तो इस तरीके से आई थिंक आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर का, कि किस तरीके से कलर जो है वो आता है कॉम्प्लेक्स का, और कैसे कलर चेंज करता है, कलर जो है वो अल्टीमेटली डी ट्रांजिशन प्रोसेस से प्रोसीड होता है, सेफ्टी की वजह से आया है, और लिगेंड के नेचर पर भी कलर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, सही है क्या। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।